Hello students, welcome to the course on analog and digital communication. Dear students, in the last class we have started our discussion on FM demodulation. So as we discussed in the last class, FM demodulation, there are basically two types. One is frequency discrimination method, another is the phase discrimination method. Again, in frequency discrimination method there are two types of FM demodulator. One is slope detector, another is balance slope detector. And we have already discussed about slope detector and balance slope detector in our last class. Now in today's class, we will going to start our discussion on phase discrimination method, and more specifically, we will going to discuss about Foster-Seeley discriminator and ratio detector in this class. So let's start with the Foster-Seeley discrimination method. So अगर बच्चों आपको याद है तो ये जितनी भी मेथड्स हमने यहाँ पे मतलब मेंशन की है, ये सब मेथड में जो बेसिक डीमॉड्यूलेशन प्रिंसिपल है, एफएम डीमॉड्यूलेशन प्रिंसिपल, वो सेम है. तो वो प्रिंसिपल को अगर हम याद करें, सो in all this method, first of all, we are converting the frequency variation of FM signal into amplitude variation. मतलब FM signal क्या है? Basically, it has the frequency variation. तो उनमें जो frequency variation है, उसको हम amplitude variation में convert करते हैं by use of tuned circuit. And जो amplitude variable मतलब वेरिएशन वाला जो सिग्नल है, उसको हम बेसिकली AM बोलते हैं. क्या बोलते हैं? AM सिग्नल. और AM सिग्नल को हम एनवेलप डिटेक्टर का यूज करके डीमॉड्यूलेट करते हैं. मतलब FM सिग्नल को ट्यून सर्किट का यूज करके AM सिग्नल में कन्वर्ट किया और AM सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करके एनवेलप डिटेक्टर का यूज करके डीमॉड्यूलेट करके ओरिजिनल सिग्नल को हमने ऑब्टेन किया. तो वही वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे भी हमें सर्किट डायग्राम में दिख रहा है. तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी अब एनवेलप डिटेक्टर आपको दिख रहा है. तो लेट मी हाईलाइट दैट एनवेलप डिटेक्टर पार्ट. तो अभी आप ये देख सकते हो, ये आपका एनवेलप डिटेक्टर का पार्ट है. दिस रिप्रेजेंट द एनवेलप डिटेक्शन. और ये जो पार्ट है दैट रिप्रेजेंट द ट्यून सर्किट. तो ये बेसिकली ट्यून सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो ये ट्यून सर्किट क्या करेगा बच्चों? ट्यून सर्किट विल कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इनटू एम्पलीट्यूड वेरिएशन, मतलब FM to AM, एंड दिस envelope detector will demodulate our AM signal and we will get our original signal back. Now अगर हम ये फोस्टर-सीली डिस्क्रिमिनेटर को देखें तो वो उसका सर्किट डायग्राम बैलेंस स्लोप डिटेक्टर के सर्किट डायग्राम के जैसा ही है. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोस्टर-सीली डिस्क्रिमिनेटर इज डिराइव फ्रॉम द बैलेंस स्लोप डिटेक्टर. बट देयर आर सम डिफरेंसेस एज वेल. थोड़े डिफरेंस भी है. तो वो डिफरेंस कहां पे है? सो द डिफरेंस लाइज इन ट्यून सर्किट. द डिफरेंस लाइज इन ट्यून सर्किट. मतलब जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को एम्पलीट्यूड वेरिएशन में कन्वर्ट करने की जो मेथड है ना, उसमें सिर्फ डिफरेंस है. उसमें सिर्फ डिफरेंस है, बाकी एनवेलप डिटेक्शन तो सेम है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेथड ऑफ अप्लाइंग इनपुट वोल्टेज टू दिस एनवेलप डिटेक्टर which is proportional to frequency variation is entirely different. मतलब यहाँ पे जो मेथड से हम ये इनपुट, ये एनवेलप डिटेक्टर को जो वोल्टेज दे रहे हैं, हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज ऑलमोस्ट डिफरेंट देन इन बैलेंस स्लोप डिटेक्टर. ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर, इन दिस फोस्टर-सीली डिस्क्रिमिनेटर द प्राइमरी वाइंडिंग एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग बोथ आर ट्यून टू दी सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी FC ऑफ द इनकमिंग सिग्नल. ओके, मतलब यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को हमने सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया है. ओके, ऑल्दो द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्यून सर्किट आर ट्यून टू द सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी, द वोल्टेज दैट इज VA1 विच इज इनपुट ऑफ द D1 एंड वोल्टेज VA2 विच इज द इनपुट टू द D2 आर नॉट सेम. They are not same. The primary and secondary winding both are tuned to the same carrier frequency. Still, the voltage which is available at this point, that is VA1 and VA2, are not same. They are different. Okay, and they
depends the variation in this voltage VA1 and VA2 that depends on the frequency of the input signal. ओके तो हमने ऐसा बताया कि ये प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जो है दोनों को सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया है, ऑल्दो द वोल्टेज at the input of D1 and voltage at the input of D2 are not same, they are different, and the reason behind this is the phase shift between the, there is a change in the phase shift between the input and between the primary and secondary winding depending on the input frequency. मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है उसकी वजह से ये वोल्टेज अलग अलग हमें मिल रहा है. ओके सो द वोल्टेज at this point is V1, the voltage at this point is V2, and V1 and V2 are out of phase. Here V1 and V2 are out of phase, and voltage across this inductor is V3. Okay, correct? And ये जो सर्किट डायग्राम है उसमें जो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, okay, that basically depends on the phase relationship between the input primary and secondary winding. Hence it is known as a phase discriminator. उसको phase discriminator क्यों बोलते हैं? Because उसमें जो आउटपुट वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? It depends on the phase relationship between the primary and secondary winding. ओके तो यहाँ पे हमने कुछ वोल्टेज नोटेशन दिया. दिस इज द वोल्टेज V1, वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर upper part is V1, the voltage across the lower part of the inductor is V2. This inductor, the voltage across this inductor is V3, and voltage that is available at the input of diode D1 and D2 are VA1 and VA2. And output voltage that is across this resistor is V01 and across this resistor that is V02. मतलब output of the upper envelope detector is V01, output of the lower envelope detector is V02, and final voltage that is V0 is equal to mode of V02 minus V01. The final output voltage that is V01 is the mode of V02 minus V01. अब ये पूरी सर्किट का हम कैसे काम करते हैं उसको हमें समझना है. तो उसको समझने के लिए हम ये वोल्टेज को डिफाइन करते हैं पहले, और ये वोल्टेज को डिफाइन करते हैं मतलब ये दोनों का हम रिलेशन टू दी V1 and V3 and V2 and V3 डिफाइन करते हैं. So voltage VA1 that is given as V3 plus V1, मतलब ये जो वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूसर है VA1 that is sum of this voltage and this voltage that is V3 plus V1, and voltage VA2 that is nothing but V3 plus V2, but यहाँ पे V1 and V2 are out of phase, मतलब VA2 is equal to V3 minus V2. ओके मतलब V1 एंड V2 दोनों आउट ऑफ फेज है, मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा नेगेटिव, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. सो वी कैन राइट VA1 इज इक्वल टू V3 प्लस V1 एंड VA2 इज इक्वल टू V3 माइनस V2. ओके एंड एज आई मेंशन द वोल्टेज टू द इनपुट ऑफ D1 दैट इज VA1, द वोल्टेज एट द इनपुट ऑफ D2 दैट इज VA2 वेरी डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल. ये वोल्टेज जो है वो इनपुट सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के डिपेंड करता है, एंड दे वेरी डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल, एंड दिस इज ड्यू टू द चेंज इन द फेज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग डिपेंडिंग ऑन द इनपुट फ्रीक्वेंसी. और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देर इज इट डिपेंड्स ऑन द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, and that phase relationship basically depends on the frequency of input signal. ओके अब इसको समझने, इसका वर्किंग समझने के लिए हम 3 डिफरेंट केसेस कंसीडर करते हैं. मतलब जो इनपुट सिग्नल हमारा FM सिग्नल है, FM सिग्नल हमारा जो यहाँ पे इनपुट हमें अप्लाई करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के हम 3 अलग अलग केसेस कंसीडर करेंगे. सो फर्स्ट लेट मी कंसीडर दैट दिस ट्यून सर्किट इज ट्यून टू दी फ्रीक्वेंसी FC. ओके मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ FM सिग्नल इज इक्वल टू द रेजोनेंट सर्किट ऑफ द ट्यून सर्किट दैट इज Fin इज इक्वल टू FC. मतलब यहाँ पे जो FM सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज ये ट्यून सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है कोई एक टाइम इंस्टेंट पे FM सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ट्यून सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है. ऐसा हम अभी केस 1 कंसिडर कर रहे हैं. सो Fin इज इक्वल टू FC. जब Fin इज इक्वल टू FC होगा तो हमने अभी यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि ये प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का जो फेज रिलेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? इनपुट
फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, मतलब एफएम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो जैसे एफएम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, देयर इज अ चेंज इन द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अभी हमने क्या बोला कि अगर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दैट इज एफएम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कोई टाइम इंस्टेंट पे ये ट्यून सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो उस केस में हमें क्या फेज रिलेशनशिप मिलेगी, तो हमें ये मिलेगा कि जो V3 वोल्टेज है, दिस इज द V3 वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर, दैट इज 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द V1 एंड V2। मतलब फेज रिलेशन हमें क्या मिला, दैट इज V3 इज 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ रिस्पेक्ट टू V1 एंड V2। तो वो चीज हम फेजर डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि ये मेरा वेक्टर V3 है, वोल्टेज V3, ओके, दैट इज अक्रॉस इंडक्टर, दैट इज 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ V1 एंड V2। तो 90 डिग्री, सपोज ये 90 डिग्री पे कोई वोल्टेज V1 है, ओके, ये हमारा V1 हो गया, और V1 एंड V2 तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, मतलब V2 कहाँ पे आएगा, उसके 180 डिग्री, V1 के 180 डिग्री V2 आएगा, बिकॉज V1 एंड V2 आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो ये Fin इज इक्वल टू जब FC होगा उस टाइम पे हमें फेज रिलेशनशिप ऐसे मिलेगी, V3, V1 एंड V2 के बीच में फेज रिलेशनशिप ऐसे मिलेगी, दैट इज V1 इज 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ V1 एंड V2, एंड V1 एंड V2 तो ऑलरेडी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है ही। तो यहां से ये V3 एंड V1 का जो रिजल्टेंट मिलेगा, दैट इज अवर वोल्टेज VA1 एज वी मेंशन, है ना। V3 एंड V1 का रिजल्टेंट क्या है, दैट इज वोल्टेज VA1, एंड V3 एंड V2 का रिजल्टेंट क्या है, वोल्टेज VA2। मतलब ये V3 एंड V2 का हम वेक्टर रिजल्टेंट निकाले तो ये मेरा हो जाएगा VA2, ये मेरा हो जाएगा VA2। और वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो आपको पता होगा, यहाँ पे हमने ट्रायंगुलर मेथड यूज की है। वेक्टर का रिजल्टेंट मतलब दो वेक्टर का एडिशन करने के लिए हमने ट्रायंगुलर मेथड यूज की है, ओके। आई होप दिस इज अ वेरी बेसिक्स। ट्रायंगुलर मेथड की है, ट्रायंगुलर मेथड से हमने ये वेक्टर V3 एंड V1 का जो रिजल्टेंट है VA1 डिराइव किया, एंड V3 एंड V2 का रिजल्टेंट VA2 डिराइव किया, ओके। और आप देख सकते हो कि VA1 इज इक्वल टू VA2, दोनों सेम टू सेम है, ओके। सो हियर VA1 इज इक्वल टू VA2। अगर ये वोल्टेज VA1 एंड VA2 सेम होंगे तो ये वोल्टेज V01 एंड V02 भी सेम होंगे, तो और ये दोनों सेम होंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा बच्चों, 0। क्लियर है। सो डिपेंडिंग ऑन द इनपुट फ्रीक्वेंसी the phase relation will be changed, and depending on this phase relation this VA1 and VA2 will change, and as the VA1 VA2 will change then output voltage will also change। मतलब आउटपुट वोल्टेज किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, अल्टीमेटली इनपुट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज हो रहा है। मतलब इनपुट सिग्नल में फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो ये फेज रिलेशनशिप चेंज होगी, ये फेज रिलेशनशिप चेंज होगी तो ये वोल्टेज VA1 एंड VA2 चेंज होगा, VA1 एंड VA2 चेंज होगा तो ये आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होगा। लेकिन अभी जो हमने केस कंसीडर किया कि सपोज इनपुट सिग्नल FM हमारा है, उसमें कोई टाइम पे फ्रीक्वेंसी सपोज हमारे ट्यून सर्किट की क्या मतलब सेंटर और उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो उस केस में हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये आपका केस नंबर 1 हो गया। नाउ केस नंबर 2 कंसीडर करते हैं। केस नंबर 2 में क्या कंसीडर करते हैं, जो हमारा FM सिग्नल है, FM सिग्नल हमारा जो है उसमें कोई टाइम पे लेट से फ्रीक्वेंसी FC प्लस डेल्टा एफ है। कौन सी फ्रीक्वेंसी, FC प्लस डेल्टा एफ, मतलब इनपुट सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी FC। तो हम दूसरा केस कंसीडर करें जिसमें इनपुट फ्रीक्वेंसी ट्यून सर्किट की कैरियर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। ट्यून सर्किट मतलब जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो FC प्लस डेल्टा एफ है, ओके। सो उस केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो ये फेज रिलेशन भी चेंज होगा। तो ये फेज रिलेशन क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। तो एज द फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन FC दैट इज इक्वल टू FC प्लस डेल्टा एफ, देन फेज बिटवीन V3 एंड V1 डिक्रीज। मतलब ये जो V3 एंड V1 के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो डिक्रीज होगा, एंड V3 एंड V2 के बीच का फेज डिफरेंस इंक्रीज होगा। तो फेज डिफरेंस बिटवीन V3 एंड V2 विल इंक्रीज। तो वो चीज हम ये फेजर डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये मेरा V3 वेक्टर है। तो अभी मैंने क्या बोला कि फेज बिटवीन V1 एंड V3 इज डिक्रीज, ओके। तो पहले केस में ये मतलब 90 डिग्री का फेज एंगल था V3 एंड V1 के बीच में, अभी वो एंगल डिक्रीज हुआ। तो देखो ये 90 डिग्री था ऊपर के केस में,
वो अभी डिक्रीज होके V1 हो गया, मतलब कुछ लोअर एंगल हो गया, फेज डिक्रीज हुआ, तो फेज डिक्रीज हो गया, तो ये मेरा V1 हो गया। तो अभी भी आप देख सकते हो कि V3 एंड V1 के बीच का फेज जो है वो डिक्रीज हुआ, और V1 एंड V2 तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो अगर V1 इस डायरेक्शन में, तो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट इस डायरेक्शन में कौन होगा, V2 वेक्टर होगा, बिकॉज बोथ आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ओके, तो अभी देख सकते हो कि अगर हम V3 एंड V1 का रिजल्टेंट निकाले तो ये मेरा VA1 हो जाएगा, विच इज द इनपुट ऑफ द डायोड D1, एंड V3 एंड V2 का जो हम रिजल्टेंट निकाले तो ये वोल्टेज हो जाएगा VA2, विच इज द इनपुट ऑफ डायोड D2। तो अभी आप देख सकते हो, यहां से क्लियरली आप देख सकते हो कि VA2 इज ग्रेटर देन VA1, मतलब ये जो वेक्टर है उसकी लेंथ ये वेक्टर के लेंथ से ज्यादा है, मतलब VA2 इज ग्रेटर देन VA1। अगर VA2 ग्रेटर देन VA1 है, मतलब ये VA2 ग्रेटर देन VA1 है, तो V02 इज ग्रेटर देन V01, बट ऑब्वियस है। तो V02 इज ग्रेटर देन V01 एंड V02 ग्रेटर देन V01 है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। ओके, तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा। तो अभी देखो, जब Fin इज इक्वल टू FC था उस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज 0 मिला था, Fin इज इक्वल टू FC प्लस डेल्टा F, देन हमें वोल्टेज पॉजिटिव मिला, मतलब आउटपुट वोल्टेज चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन दी इनपुट फ्रीक्वेंसी। ओके, इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी, मतलब ये हुआ कि ये फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को वोल्टेज वेरिएशन में कन्वर्ट कर रहा है। करेक्ट। नाउ केस 3 डिस्कस करते हैं कि इनपुट की फ्रीक्वेंसी वो FC से लो है, मतलब Fin इज इक्वल टू FC माइनस डेल्टा एफ, कितने पर अमाउंट से कम है, डेल्टा एफ अमाउंट से, कैरियर फ्रीक्वेंसी से इनपुट फ्रीक्वेंसी कम है। तो उस केस में क्या होगा, फेज रिलेशन चेंज होंगे, तो फेज बिटवीन V3 एंड V1 इंक्रीजेस, वेर एज फेज बिटवीन दी V3 एंड V2 डिक्रीजेस। तो ये मेरा वेक्टर V3 होगा। तो अभी जैसे बताया कि इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन FC, द वोल्टेज द फेज बिटवीन V3 एंड V1 इंक्रीजेस, तो ये V3 एंड V1 का फेज इंक्रीज हुआ। ओके, एंड V1 एंड V2 आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, तो V1 इस डायरेक्शन है, तो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा, V2। करेक्ट। अब हम ये V3 एंड V1 का रिजल्टेंट निकालते हैं, V3 एंड V2 का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो V3 एंड V1 का रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, विच इज नथिंग बट अवर VA1 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, एंड V3 एंड V2 का रिजल्टेंट जो है वो VA2 है। करेक्ट। तो अभी आप देख सकते हो यहां से कि VA1 की वैल्यू VA2 की वैल्यू से ज्यादा है, मतलब VA1 इज ग्रेटर देन VA2। अगर VA1 VA2 से ज्यादा है तो V01 V02 से ज्यादा होगा, एंड इन दैट केस अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन द आउटपुट वोल्टेज विल बी नेगेटिव। करेक्ट, समझ में आ गया। सो हियर डिपेंडिंग ऑन द इनपुट फ्रीक्वेंसी वी आर गेटिंग द आउटपुट। ओके, नाउ अगर हम कोस्टल सिली डिस्क्रिमिनेटर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में बात करें, तो ये हमारी जो ट्यून सर्किट है ऊपर वाली, उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी FC प्लस डेल्टा एफ है, और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी की FC माइनस डेल्टा एफ है। और ये दोनों के बीच में जो लीनियर रेंज है, ये लीनियर रेंज है, वो हमारी यूजफुल ऑपरेटिंग रेंज है। ये रेंज में ही हम कोस्टल सिली डिस्क्रिमिनेटर का हमें लीनियर आउटपुट मिलेगा। Okay, so this is all about the Foster-Silly discriminator, okay, which is almost similar to our balanced lobe detector. The only difference that you can find is that in tuned circuit. Okay, now let's discuss about another method, which is the ratio detector. Okay, so ratio detector, sorry, it's my mistake, it is the ratio detector. So ratio detector is the another method for FM demodulation. So we are going to discuss another method, that is a ratio detector. तो अगर आप रेशियो डिटेक्टर एंड फोस्टर-सिली डिस्क्रिमिनेटर के दोनों के सर्किट डायग्राम आप अगर चेक करेंगे तो दोनों सेम टू सेम है। ओके, देयर आर सर्टेन डिफरेंस बिटवीन दी रेशियो डिटेक्टर एंड फोस्टर-सिली डिस्क्रिमिनेटर। तो कौन कौन से डिस्कस मतलब डिफरेंस है, तो एक तो डिफरेंस ये है कि ये डायोड D2 की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। ओके, फोस्टर-सिली डिस्क्रिमिनेट डायोड D1 एंड D2 की डायरेक्शन सेम थी, यहाँ पे रिवर्स हो गई। दूसरा, यहाँ पे एक और कैपेसिटर हमने लगा दिया, विच इज अ C5, ओके, दैट इज हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस सर्किट, एंड दिस इज इंक्लूडेड फॉर द एम्पलीट्यूड लिमिटिंग पर्पस। ओके, एंड आउटपुट हमने कोई दूसरी जगह से लिया है, देखो आउटपुट हमने यहाँ से लिया है। ओके, उस केस में हम आउटपुट यहाँ से ले रहे थे, डायरेक्टली V01 V02 का डिफरेंस यहाँ से ले रहे थे, और यहाँ पे आउटपुट हमने अलग जगह से लिया है।
अब इसके ऑपरेशन की बात करें तो द वर्किंग ऑफ दिस रेशियो डिटेक्टर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दी Foster-Cili discriminator. So the working of the ratio detector is almost similar to the Foster-Cili discriminator. Okay. So and very important to note down, यहाँ पे जो हम आउटपुट ले रहे हैं इसकी वजह से, ये पॉइंट से ले रहे हैं, इसकी वजह से द रेशियो डिटेक्टर आउटपुट वोल्टेज इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द डायोड. मतलब ये डायोड से जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहेगा मुझे, उसका हाफ वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज इसका हाफ होगा. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, in ratio detector output voltage this V0 is equal to the half of the difference between output voltage from diode D1 and D2. मतलब diode and D1 and D2 का जो वोल्टेज हमें मिल रहा है, ओके, V0 and V02, उसके डिफरेंस का हाफ वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज होगा. मतलब V0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, V02 माइनस V01 डिवाइडेड बाई 2. मतलब ये जो यहाँ पे लिखा है वो चीज मैंने मैथमेटिकली लिखी. सो आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द डायोड. मतलब ये डायोड का जो आउटपुट वोल्टेज है उसका डिफरेंस क्या है, V02 माइनस V0, उसका हाफ, दैट इज माय आउटपुट वोल्टेज. अब ये चीज को हम प्रूव करते हैं कि हाफ वोल्टेज क्यों मिल रहा है. ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो VR है, मतलब ये जो वोल्टेज है यहाँ पे, ये रजिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज मिल रहा है, दिस द VR इज बेसिकली इक्वल टू V01 प्लस V02. मतलब ये टोटल वोल्टेज यहाँ पे कितना मिलेगा, V01 प्लस V02 इसके अक्रॉस में. ओके, तो आउटपुट वोल्टेज VR, द वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर R, दैट इज V01 प्लस V02. एंड आउटपुट वोल्टेज मुझे V0 कितना मिल रहा है, दैट इज V02 माइनस VR डिवाइडेड बाई 2. सो V0 इज इक्वल टू V02 माइनस VR डिवाइडेड बाई 2. तो ये वोल्टेज अगर VR है टोटल, तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, VR डिवाइडेड बाई 2. तो ये V02 है, VR डिवाइडेड बाई, तो V0 क्या हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू V02 माइनस VR डिवाइडेड बाई 2. VR डिवाइडेड बाई 2. अब VR की वैल्यू जो ऊपर के इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, वो यहाँ पे रख दो. तो ये क्या हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू V02 माइनस V01 प्लस V02 डिवाइडेड बाई 2. और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा V0 इज इक्वल टू V02 माइनस V01 डिवाइडेड बाई 2. क्लियर हो गया. ओके, सो सिमिलर टू फेज डिस्क्रिमिनेटर, द आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल आउटपुट वोल्टेज, बट लेकिन हाफ है, उसका क्या है, हाफ है. ओके, हमें जो फोस्टर-सिली डिस्क्रिमिनेटर था उसमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा था, V0 इज इक्वल टू V02 माइनस V01. यहाँ पे उसका हाफ मिल रहा है, उसका हाफ मिल रहा है. बाकी उसका वर्किंग सिमिलर टू that Foster-Cili discriminator. The working of this ratio detector is identical to Foster-Cili discriminator. उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी सिमिलर है, उसमें भी S कव है. ओके, बाकी सब चीज सेम है. ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस अबाउट दी फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड. इन फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड वी हैव डिस्कस अबाउट दी Foster-Cili discriminator एंड रेशियो डिटेक्टर. ओके, सो आई होप कि आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा. विल डिस्कस अबाउट अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन in our next video lecture. Thank you very much.